जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि दशहरे के पावन अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने युवाओं के साथ एक संवाद किया था। उसमें मैंने क्या साथियों कि उसमें भाग लिया था और उसमें हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने पूछा कि जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस वो फिक्स क्यों नहीं है और नॉर्मलाइजेशन जो भी आपके हरियाणा पुलिस में और अदर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी उसका क्या पैटर्न है साथियों। इसके बारे में मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा है और क्या विषय हैं जिसके बारे में मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया है आपको। साथियों, इस संवाद में यानी कि युवा संवाद में मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा है कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें फिक्स सिलेबस क्यों नहीं है और नॉर्मलाइजेशन का क्या पैटर्न है। उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या है कि मनोहर लाल खट्टर जी से ये क्वेश्चन पूछा है और उनका क्या रिप्लाई उन्होंने दिया है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीएम जी यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने इसमें क्या आपको आंसर दिया है। साथियों, चलिए देख लेते हैं कि उनका क्या आंसर है। साथियों, उसको पूरा करेंगे। एक समस्या और है जी, जो हमारे गांव में एक खेल स्टेडियम ना हुआ है जी, 4-5 गांवों का, उसमें जी कोच तो है पर कोच आते नहीं है जी टाइम पर। राकेश जी, हमारे जो कोच हैं उनकी कमी काफी हमें पिछले दिनों में झेलनी पड़ी है। जितने स्टेडियम है सब में कोच पहुंचाने के लिए हमने नए कोच की भर्ती इसका प्रोग्राम बनाया है और हम लगभग 350-400 कोच नए हम ला रहे हैं और नए कोच जो आएंगे उनको हर एक स्टेडियम तक हम भेजेंगे। वैसे भी जितने मेडलिस्ट हैं जो मेडल लेके आते हैं उनको हमने सबको नौकरी देने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही ऑफर किया है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आए और जगह जगह फील्ड में जाकर के कोच का काम करें। इसलिए उनको फील्ड का सब काम देंगे। सारे जितने मेडल वाले हैं लगभग 20-25 तो इस बार ही आ गए हैं। हाँ, अगर वो हमारे यहाँ नौकरी में आना चाहेंगे तो उनको कोच की नौकरी देंगे, नहीं आना चाहेंगे बहुत लोग तो पहले से ही जहाँ लगे हैं वहां लगे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेरोजगार किसी को भी नहीं रहने देंगे। खिलाड़ियों को तो हम प्राथमिकता पर नौकरी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब इस सारी आपकी खेल स्टेडियम वाली कमियों को इसको पूरा करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सुनील जी, सुनील जी, आपके आपके प्रश्न अगर सारे हो गए हों, हाँ, ऐसे तो प्रश्न खत्म नहीं हो सकते क्योंकि बहुत से मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। सब और राइटिंग में सारे भेज रहे हैं, नीचे लाइन पर आ रहे हैं। फिर भी मैं अब अंत में निवेदन यही करूंगा कि जब भी कभी प्रत्यक्ष आपसे मिलना हो जाएगा, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, प्रवीण कुमार है हाथ उठा रहे हैं, जरा इनको बोलने का मौका दो। प्रवीण कुमार अभी दे रहे हैं जी। हाँ। होस्ट जी, प्रवीण कुमार जी को प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार सर, मैं प्रवीण कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए प्रवीण कुमार जी। जी सर, मुझे बात करनी है कि जो अभी रेगुलर भर्ती चल रही है सर, उसमें ना सिलेबस फिक्स नहीं है सर। इनका जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है, इनका जो सिलेबस फिक्स कराते हैं सर, फिक्स नहीं है सिलेबस। और अभी आपने देखा हो नॉर्मलाइजेशन चल रही है तो इनका भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है सर। इसके बारे में आप मुझे बताइए कि युवाएं जो वो कैसे अपना जो निर्धारित मापदंड है वो किस बेसिस पे कर रहे हैं सर। देखिए, विषय ऐसा है कि कोई पढ़ाई का सिलेबस तो फिक्स हो जाता है कि हम पढ़ाई में एक निश्चित क्वेश्चन आएंगे, निश्चित पेपर होगा और सिलेबस यूनिवर्सिटी कॉलेज वो सब बनाएंगे। लेकिन जब किसी नौकरी के लिए जनरल एजुकेशन होती है, जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं, तो जनरल नॉलेज तो सामान्यतः उसका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है, उसको बहुत कहीं बांधा नहीं जा सकता। इतना ही है कि पिछले जितने सालों के परीक्षा होती है, पेपर होते हैं, आप उस सारे दायरे को देखेंगे तो सारी चीजें आपको ध्यान करनी पड़ेंगी। इसलिए पेपर तो जो होगा वो सबके लिए समान होगा, लेकिन कई बार एक की बजाय 2 या 3 पेपर लिए जाते हैं, तो 2-3 पेपर लेने के बाद उसकी नॉर्मलाइजेशन की जाती है। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम कंपनियां जो पेपर कराती हैं उनका एक सिस्टम बना हुआ है। उसमें कुल मिलाकर एवरेज नंबर किस पेपर में सबके कितने आए, हाईएस्ट कितने आए, लोएस्ट कितने आए, ऐसे 2-3 उनके स्लैब होते हैं। उसी में से पता लगता है कि ये आसान पेपर था, इसमें नंबर ज्यादा आए हैं, ये मुश्किल पेपर था, इसमें नंबर कम आए हैं। तो उसका सिस्टम बना हुआ, जो मुश्किल पेपर है उनके नंबरों को बढ़ा दिया जाता है ताकि नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर हो जाए। अगर एक ही पेपर होगा सबका, तब वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से पेपर आया वो उसके समान हो जाएगा, इसलिए किसी को नुकसान नहीं होता है। हाँ, जिसको पेपर आसान आया है उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे, जिसका मुश्किल आया है उसके बढ़ेंगे।
तो आसान वाला सोचता है इसके नंबर बढ़ गए, शायद फ्री फंड में बढ़ गए। फ्री फंड में नहीं बढ़े, वो तो मुश्किल था, सारे बैच का नंबर कम आए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में सबको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। जिसके नहीं बढ़े हैं वो पहले से आसान पेपर है, इसलिए उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मुख्यमंत्री जी आज विजयदशमी पर्व ते मार्गदर्शन करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। और अभी मेरा 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 एक निवेदन, हाँ वो जरा मैं फिर दोबारा से कर रहा हूँ जी कि अभी जैसे इलाहाबाद का चुनाव का विषय है, मित्रों आपके साथ चूंकि मेरा कोई प्रत्यक्ष मिलना तो नहीं हो रहा, मैं वेबिनार के माध्यम से आपसे अपील कर रहा हूँ कि ये एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, अब सरकार हमारी चल रही है उसमें कोई समस्या नहीं है, सरकार तो मानो ये सीट हमें आती है नहीं आती है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक सीट हम जीतते हैं तो जनता में एक मैसेज चला जाता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हम मोहर लगा रहे हैं, और नीतियों पर मोहर लगेगी तो हमको हमारा बल बढ़ेगा, और फिर इलाहाबाद की जनता विधायक को पार्टी यानी सरकार के साथ जोड़ेगी। तो उनके जो 3 साल हैं, उन 3 सालों में बचे हुए काम सारे, क्योंकि आपके यहाँ काम जो लेट हुए हैं उनका एक विशेष कारण ये भी है कि हमारे साथ एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का वहां नहीं है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विधायक हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक सरकार का साथ सीधा जुड़ने वाला विधायक आता है तो कम से कम उस जिले की, उस विधानसभा क्षेत्र की सारी समस्याओं को लाएंगे और यहाँ आकर के, और मैं जानता हूं कि गोविंद कांडा एक बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत आग्रह करके भी अपने क्षेत्र के काम आकर के करा के ले जाते हैं, पहले भी ले जाते हैं, आगे भी और बढ़िया ढंग से वो लेकर के जाएंगे। और फिर जो पहले वाले और कैंडिडेट हैं उनका आपको पता है कि जैसे भी हैं, एक ने तो स्वयं इस सीट से अपना विधायक जो पद है वो छोड़ा, किस लिए कि मुझे किसान के कानून है उसको वापस कराना है, उसको हल कराना है। अगर वो इतने ही दमदार थे तो उसी में लग जाते और लग करके कोई ना कोई हल निकलवाते, उसका तो हल निकलवा नहीं सके हैं, और दोबारा से फिर कि मुझे फिर जाकर के वही काम करना है। अगर फिर प्रश्न पूछ लिया वहां विधानसभा में लोगों ने या दूसरे विधायकों ने तो किस मुंह को लेकर के आ गए हो, अभी जो किसानों की समस्या हल जब तक नहीं होती तब तक वहीं जाके बैठो। तो हल करने के लिए तो सरकार ने करने हैं, किसानों के साथ बातचीत करके करने हैं, उस अकेले ने तो कोई हल करना नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस सारे देश में नैया डूब रही है, इसलिए डूबती नैया पर किसी को नहीं बैठना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हम सब भी करें और हमारे और साथी जो हैं, हमारे और जो जनता के लोग हैं अपने अपने गाँव में वहां जाकर के काम करें। ये सीट अगर जीतते हैं तो निश्चित रूप से आज जो 1000 लोग जुड़े हैं इनको उसका श्रेय जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।